गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अखबार थोड़ा थोड़ा बताने लग गए हैं कि केसेस थोड़े थोड़े घटने लग गए हैं, तो एक अच्छी बात है। वैक्सीनेशन का दौर भी चल पड़ा है और बड़े स्तर पे लोगों ने जो है इंटरेस्ट भी दिखाया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम एक तो अभी तो कह ही सकते हैं, जैसा डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, कि अगर बीमारी हो भी जाती है तो इतनी भयानक नहीं होगी कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है ये कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे अपनी किताब और बुक से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया था। बुक से पढ़ा नहीं था, पूरा वैसे बता दिया, समझा दिया था। और फिर मैंने कहा था पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। कल कोई पूछ रहा था नोट्स कैसे बनते हैं, तब भी मैंने कहा था हर इंसान के अपने हिसाब किताब पढ़ने के ना अलग होते हैं। जैसे जिस तरह से मुझे याद होता है, हो सकता है आपको याद ना हो। जैसे आप याद कर सकते हैं, हो सकता है तीसरा ना कर सके। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि चीज़ों को पहले ढंग से समझा जाए, कॉन्सेप्ट को, और फिर फैक्ट्स को उसमें से निकाल के याद कर लिया जाए। फैक्ट्स बहुत सारी किताबें अलग अलग कहती हैं, बहुत सारी किताबें कॉम्पिटिटिव हिसाब से फैक्ट्स बताती हैं, बहुत सारी किताबें कॉन्सेप्चुअली फैक्ट्स को बताती हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सी बात आपको बताती हूँ, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लास 10th में महात्मा गांधी के ऊपर चैप्टर है, आज़ादी को लेकर हिस्ट्री का चैप्टर है। और स्टार्टिंग का ही शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही होगा, गांधीयन एरा उसमें दे रखा है, जिसमें महात्मा गांधी इंडिया वापस आए 1916 में। उन्होंने आंदोलन चलाया, 1916 में लिखा हुआ है। ऐसे ही 19 जो हम पढ़ते हैं हमेशा 1917 चंपारण। तो कॉम्पिटिटिव पेपर जब भी आता है आप 16 टिक करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सन तो आपके मैच ही नहीं होते। जो आपने सरकारी नौकरी के पेपर के लिए पढ़ा है, आपने पढ़ा हुआ है 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, फिर 18 में ही खेड़ा। लेकिन उसमें आप चेक कीजिएगा सन अलग अलग हैं, उसमें मिक्सचर है। तो इसीलिए ये आपको डिसाइड करना है। कॉन्सेप्ट को पहले पूरा समझो, फिर कॉम्पिटिटिव पेपर के हिसाब से फैक्ट्स को याद कर लो। जैसे पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसमें 207 मेंबर्स प्रेजेंट थे। लेकिन आप किसी भी बड़ी बड़ी किताब को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक दो नंबर डिजिट आगे पीछे। एक्चुअली में क्या होता है, जो बड़े लेवल पे आप जाते हैं ना, तो आप छोटे छोटे फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते, तो वो फैक्ट्स बहुत छोटी चीज रह जाती है। लेकिन जब हम सरकारी नौकरी के पेपर में बैठते हैं तो वहां छोटे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होते ही फैक्ट्स हैं। इसीलिए आप देखिएगा बहुत बार बड़ी बड़ी जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, जिनमें ऐसी जानकारी है जो कि आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगी, उसमें फैक्ट्स बहुत बार आपके मैच नहीं करते या मिसमैच करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका कोई पॉइंट ऐसे अटकता है तो फिर गूगल का सहारा लो। गूगल उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट समझाने का काम मेरा है, मैं आपको फैक्ट्स भी किताब से पढ़ा ही रही हूँ। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका फैक्ट अलग है, तो आप गूगल पे जाइए, उस पर थोड़ा सर्च कर लीजिए। और आजकल तो मेरे ख्याल हर किसी को, जिसको ये व्हाट्सएप और ये सब चलाने आते हैं, ऐप चलाना जो सीख गया है, उसके लिए गूगल कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस कंडीशन में एक एक फैक्ट को तो पॉसिबल नहीं है कि मैं क्लैरिफाई करती रहूं यहाँ, क्योंकि हजारों बच्चे जुड़े हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं इसमें 99.9% मान के चलिए सारी चीजें ठीक है। पॉइंट इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी कभी कोई कोई कंडीशन ऐसी होती है कि जहां मैंने कुछ दिया था, टाइपिस्ट ने कुछ और टाइप करने में गड़बड़ कर दी, वो मैं साथ साथ कराती भी चलूंगी। ठीक है, इसके बाद जो भी किताब आपके पास है आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी तैयारी कर लीजिए। पेपर बेसिकली किसी एक किताब से उठा के वो बनाते नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस किताब से पेपर बनेगा, लेकिन कॉमन तुम्हारा समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देख लेना, जहां तुम्हारा फैक्ट कोई उलझता हो ना मेरी बताई बात में, किताब की बात में, तो वहां गूगल को सर्च कर लेना। थोड़ा सा पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी चीज। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक बस लगभग कंप्लीशन पे आ गया था। देखो 12 पॉइंट का लास्ट पढ़ा था हमने कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपकी न्यायपालिका काम करती है। यही पढ़ा था ना कि हमारी न्यायपालिका है जो कि स्वतंत्र होनी चाहिए। पर बहुत दुख की बात है कि आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका में भी सरकार ने तो कोशिश की थी कि उनपे कैसे शिकंजा कस ले। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट से रिटायर होके या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होके फाइनली आके एमपीज के, लोकसभा, राज्यसभा, मेनली तो राज्यसभा में बैठ जाते हैं क्योंकि वहां इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इस चीज को जब पढ़े लिखे लोग जानने की कोशिश करते हैं तो उनका माथा थोड़ा सा ठनकता है कि ये क्या तरीका है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को पहले ही लालच दे दिया जाता हो और उस लालच में बहुत सारी चीजें अपने फेवर में करा लेती हूँ। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, आज से नहीं, ऐसा आपके देश में काफी लंबे टाइम से चल रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम भी ऐसा मिसयूज किया गया था पावर का, और जो उस टाइम सीनियर मोस्ट जज थे ना, उनको सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई
सीबीआई बनने से रुकवा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो आप ये मान लीजिए कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो रही। जैसा बीजेपी आज कर रही है ऐसा 30-40 साल पहले कांग्रेस ने भी किया। दिक्कत है हम आम लोगों की, कि हम जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका सर्वोच्च, दोनों का सम्मिश्रण है, तो वो रियलिटी में ऐसा है भी कि नहीं। चलिए, कल हमने लास्ट ये 12th पॉइंट पढ़ा था कि भाई आपके संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन संविधान में कुछ चेंज करना है, कुछ नया डालना है, तो वो काम आपकी संसद करती है। संसद गलत कर दे तो सुप्रीम कोर्ट आपका हेल्पिंग हैंड है, वो तुरंत आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, जिन पे फिर बहुत बहस होती है, और जनहित याचिकाओं में बहुत बार जनता के फेवर में भी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि लोग कितने जागरूक है, कितने समझदार हैं। तभी कहते हैं पढ़ा करो, पढ़ने से चीजें आज नहीं सुधरी तो क्या हुआ, 20-30-40 साल बाद कभी तो सुधरेंगी। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, हमारे अब जो मैंने पॉइंट कल बोले थे और आज जो बोल रही हूँ उसका ही तो पॉइंट है ये। संसदीय प्रभुता मतलब आपके देश में सबसे बड़ी पावर जो कानून निर्माण की शक्ति रखती है वो कौन है? संसद। तो उसकी प्रभुता है, वो ताकतवर है, वही देश चला रही है। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता, एक तरफ आप कह रहे हैं संसदीय प्रभुता, एमपीज, एमएलएज, आपके पीएम, आपका सीएम, आपका राष्ट्रपति। संसद का मतलब तो यही हुआ ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य की बात करूं तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो ये कह रहे हैं इसकी प्रभुता है, यही सर्वे सर्वा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं न्यायिक सर्वोच्चता भी है, यानी आपके देश का सुप्रीम कोर्ट भी कम नहीं है। तभी तो मैंने कहा अगर संविधान को एक्सप्लेन करना है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, और अगर संविधान में चेंज करना है तो संसद का रास्ता। दोनों मिलके काम करेंगी, इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। मिलके का मतलब है देश को चलाने के लिए मिलके एक आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगी, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। न संसद को उससे घबराने की जरूरत है अगर वो गलत नहीं कर रही, और न ही न्यायपालिका को ये डर होना चाहिए कि संसद मेरे ऊपर सुप्रीम बन के बैठ जाएगी। पर देश की स्थिति ऐसी ही है कि आपके देश में सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। हर कोई देख सकता है अपना फायदा, बुराई नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन जिनके कंधों पे हमने जिम्मेदारी दे रखी है देश चलाने की, देश को संभालने की, उन लोगों को पहली प्रायोरिटी पर देश को देखना चाहिए। अब हम कहें कि भाई सिर्फ उनको कह दें, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आम आदमी की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, क्योंकि आम आदमी सिर्फ अपने आप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन पीएम पूरे देश को, पूरी पीढ़ियों को, सदियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उनके काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके काम में, आपके घर में एक कमरा कम है, ज्यादा है, आप टैक्स भरते हैं, कम भरते हैं, ज्यादा भरते हैं, इससे आप पे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके एक छोटे से काम से देश पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीएम के एक छोटे से डिसीजन से तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो दोनों की सर्वोच्चता में कोऑर्डिनेशन है, ये पैरेलल चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर, दोनों साथ साथ चलेंगे। संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता, इंग्लैंड में ना संसद सबसे ऊपर है और अमेरिका में कोर्ट सबसे ऊपर है। अभी आपने देखा था अमेरिका के जब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए नवंबर दिसंबर, आपको याद है, तो वहां पे जनवरी में शपथ होती है। फिर इसके बाद देखो इसने भी जो बिजनेसमैन था इनका पिछले वाला, उसके कुछ प्रशंसक थे या पता नहीं उसके, वो हमारी तरह भैया पैसे दिए हुए आदमी थे, उन्होंने हाहाकार मचा दिया और उनकी पार्लियामेंट के बाहर कैसा हड़कंप मचाया। फिर क्या हुआ, उसके खिलाफ ये सारी शक्तियां यूज की ना कोर्ट ने, यानी अमेरिका में कोर्ट सबसे ऊपर है और बाकी सब लोग उसके नीचे हैं। लेकिन इंग्लैंड में संसद सबसे ऊपर है, तो संसद की सर्वोच्चता इंग्लैंड से उठा ली और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका, और हमने दोनों को पैरेलल कर लिया। तो ये हमारी अपने संविधान की खूबसूरती है। संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग। आपका देश मध्यम मार्गी है, नहीं आप यूं कि हम इंग्लैंड की तरह है, भाई संसद सब कुछ है, न्यायपालिका पीछे, नहीं हम अमेरिका की तरह की संसद पीछे, न्यायपालिका ऊपर, नहीं। दोनों की समन्वय, दोनों का कोऑर्डिनेशन इक्वल चलेंगी। तो दोनों का मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर। तो संसदात्मक आपने किससे लिया? इंग्लैंड से। लेकिन संसद की सर्वोच्चता को स्थापित तो कर दिया। देखो ये बात इस तरफ इशारा कर रही है कि आपने इंग्लैंड की तरह काम किया, संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया। लेकिन देखो कंडीशन, लेकिन इनके साथ लेकिन नहीं था, ये संसदीय प्रभुसत्ता थी। आपके लिए लिखा है संसद की सर्वोच्चता, लेकिन आपने साथ लगा दिया, संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण न्यायपालिका को
कुछ सीमा तक संविधान का अभिभावक, यानी ये संविधान की रक्षा करता है। अभिभावक होता है गार्जियन, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, एक पिता अपने परिवार की रक्षा करता है, इसी तरह से आपके देश के संविधान की रक्षा करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो ये संविधान का अभिभावक है, संविधान का गार्जियन है, केयर टेकर है और रक्षक है की स्थिति भी प्रदान की गई है। तो देखो, इंग्लैंड से आपने क्या सीखा? संसद सबसे ऊपर। अमेरिका से आपने सीखा न्यायपालिका सबसे ऊपर। उनके वहां ऊपर एक एक है, आपने कहा हमारी दोनों पैरेलल चलेंगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार संविधान में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। तो आपके यहाँ संसदीय प्रभुता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है, तो दोनों पैरेलल हैं। समझने का पॉइंट है ये। वो पूछेंगे इंग्लैंड से आपने क्या लिया, तो आप कहेंगे संसदीय सर्वोच्चता, और अमेरिका से आपने क्या लिया? न्यायिक सर्वोच्चता। तो आपके यहाँ कौन सर्वोच्च है? हमारे यहाँ दोनों समन्वय, कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। अगर संविधान की रक्षा करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, और संविधान में बदलाव करना है तो संसद ऊपर है। दोनों अपने अपने काम करेंगी और दोनों बराबर चलती जाएंगी। डिपेंड करता है काम कैसा है, जिसका काम होगा वो करेगी। ना वो नंबर 1 ना वो नंबर, दोनों बराबरी पर हैं। कहां से उठाया ये? अमेरिका से न्यायपालिका की सर्वोच्चता उठा ली, इंग्लैंड से संसदीय सर्वोच्चता उठा ली। तो आप दोनों के मिश्रण को लेके चले, इसलिए आप मध्यम मार्गी हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुतों की समझ में लास्ट तक नहीं आएगा, जो इसको रटेगा वो फंसेगा। ये समझने का पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता आपको पता है ना, आपके देश में आप सब लोग, कोई हम बोल देते हैं बेशक कि हम हरियाणा से हैं, हम यूपी से, हम बिहार से हैं, हम फलां जगह से हैं, लेकिन हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। और अब इस टाइम पर, इस स्थिति में तो हर एक को समझ में आ ही गया होगा इस पेंडेमिक में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमैनिटी, मानवता। जो कोई आपकी मदद कर दे, वो किसी भी धर्म का हो, जिसके पिताजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, किसी ने उसकी मदद कर दी, अगर वो मुसलमान भी है और हिंदू आदमी की मदद कर दी, तो वो कैसे कह देगा कि मुसलमान अच्छे नहीं होते? या कोई मुसलमान दुखी था, किसी सिख ने उसकी मदद कर दी या हिंदू ने मदद कर दी, तो क्या उसके जीवन भर मन में ये नहीं रहेगा कि इंसान हर तरह से अच्छे हो सकते हैं? किसी भी धर्म विशेष में, जाति विशेष में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं। आपके देश में आपको इंपॉर्टेंस मिली है नेशनैलिटी के कारण। आप सब, मैं, हम सब इंडियंस हैं। उसके बाद हमारे राज्यों की बात आती है। तो इकहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। आपको दोहरी नागरिकता इसलिए भी नहीं दी गई क्योंकि जब आपका देश आजाद हुआ था ना, तब आपके देश में ऑलरेडी 2 तरह की प्रॉब्लम थी। क्या? एक थी देशी रियासतें जो कह रही थी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम भारत का हिस्सा अपनी मर्जी से बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो हमें बोलने वाला कोई नहीं है। और खासकर 3 मैंने आपको बताया था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इनका तो हमें डर था, पता नहीं इंडिया में शामिल होंगी कि नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर आप दोहरी नागरिकता आपका संविधान देता, तो उस नागरिकता के दम पे हो सकता है वो कहते कि हम अलग होंगे। वहां के सिटीजन्स के मन में डाल देते कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम पहले जो हो हैदराबादी हो, या तुम पहले जूनागढ़ के हो। तो इन सब को उबारने का तरीका ये था कि तुम सब भूल जाओ और तुम सिर्फ और सिर्फ इंडियन हो, नेशनैलिटी तुम्हारी इंडियन है। तो एक तरह से यूनिटी लाने के लिए भी आपके देश में इकहरी नागरिकता बहुत जरूरी थी। अदरवाइज देश में कोई उस तरफ की नागरिकता भागता, कोई उस तरफ परेशानी आती। तो दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है, दिख ही रहा था। अतः विश्व के अन्य संघ राज्यों की तरह भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई। भारतीय नागरिक चाहे राजस्थान में रहे, यूपी में रहे, हरियाणा, पंजाब, किसी अन्य राज्य में, वो केवल भारत का ही नागरिक होता है। आप देखो, जब आप सरकारी नौकरी का पेपर भरते हो तो एक कॉलम होता है नेशनैलिटी। जब हम लोग फॉर्म भरते थे, मुझे ध्यान है 8th नंबर पे लिखा जाता था वो फॉर्म पे। तब तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे, तो उसमें 8th नंबर पे हमेशा नेशनैलिटी लिखनी होती थी, उसमें इंडियन लिखा जाता था। अभी भी वही, आप इंडियंस ही लिखते हैं सब लोग। इसके बाद क्या कह रहे हैं? किसी भी राज्य में रहता हो वो केवल भारत का ही नागरिक है, आपकी नेशनैलिटी एक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। आपका देश जब संविधान लिख रहे थे हमारे पूर्वज, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के बारे में लिखा। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, फिर भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में राज्य हैं। तो उसके बाद उन्होंने लिखा नागरिकता किस किस को कैसे कैसे मिलेगी। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब में नागरिकता को एक्सप्लेन किया गया। हम डिटेल से पढ़ेंगे कैसी नागरिकता। इतनों में लिखने की क्या जरूरत पड़ी, एक लाइन में लिख देते। फिर इतने सारे आर्टिकल्स क्यों? क्योंकि नागरिकता भी तरह तरह की थी। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया भाग के आए थे जब देश का बंटवारा हुआ था। आपके देश से बहुत सारे लोग भागे थे पाकिस्तान जान बचाने के लिए। खुशवंत सिंह की आपने किताब शायद सुनी होगी, अ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत अच्छी किताब है। और खुशवंत सिंह अभी पीछे मेरे ख्याल एक्सपायर हुए थे, 99+ के हो गए थे। उन्होंने भारत के पार्टीशन पे, क्योंकि उस टाइम देखा होगा ना उन्होंने, सिख थे वो,
कि कितनी बुरी हालात थे। आपने गदर मूवी भी देखी होगी, गदर की स्टार्टिंग में दिखाया गया कैसे बुरा हाल मचा था और कैसे ट्रेन में परिवार के परिवार आधे बिछड़ गए थे, किसी के माँ स्टेशन पे रह गए, ट्रेन चल पड़ी, इतनी धक्का मुक्की मारा मारी। तो ये उस टाइम पर फिर हमने अपने संविधान में कुछ प्रोविजन किया था, कुछ प्रावधान किया था कि भैया वहां से आने वाले इस तरह के लोग जो है पाकिस्तान से आने वाले भारतीय कंडीशंस के साथ, तो वो सब नागरिकता से जुड़ा है, उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पूछे नागरिकता के कौन से आर्टिकल्स हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब आपके नागरिकता के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है नागरिकता के बारे में। अब दोबारा बीच में बंद था। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? संख्या मतलब टोटलिटी। हम सब जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी आबादी टोटलिटी में हिंदुओं की है, लेकिन हमारे देश की खूबसूरती ये है कि बेशक हम हिंदू थे स्टार्टिंग में, हमारे देश में मध्यकाल में जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम के आने के कारण हमें इस्लाम धर्म के बारे में पता चला, वो दिन था और आज का दिन था। यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग एज इट इज रह रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ, ठीक है भाई, राजा अच्छे नहीं थे या बादशाह अच्छे नहीं थे, लेकिन वो एक दौर की बात थी। फाइनली अगर देखें तो इंडिया पे सबका हक था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब यहाँ रहते हैं। सबको कानून बराबर मानता है, सबके अपने हक हैं, सबकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी धर्म को अपनाएं, कुछ भी अपना पहने ओढ़े, खाएं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपनी लिपि को जैसे चाहें कैरी ऑन करें, मना नहीं करते। कितनी खूबसूरती है इस बात में कि आपके अल्पसंख्यक भी सेफ है। आपके देश में माइनॉरिटी को एक्सप्लेन संविधान ने नहीं किया। ये बात तो लिख दी कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का कल्याण करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक कौन? क्वेश्चन मार्क। इसको एक्सप्लेन किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने। अब पेपर में यही आ जाएगा, मान लीजिए 4 लाइन देंगे और कहेंगे इनमें से गलत को छांटिए, तो उसमें 1 लाइन लिख देंगे अल्पसंख्यक की परिभाषा भारत के संविधान में मूल रूप से दी गई थी। तो बच्चा सोचेगा पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं, इसको समझने की कोशिश करो। अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या में जो लोग प्रेजेंट हैं। आपके देश में 6 कम्युनिटी अल्पसंख्यक हैं, 7 कम्युनिटी मेन है ना, हिंदुओं को छोड़ दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 आपके देश में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। इनकी आबादी टोटल आबादी में प्रतिशतता में कम है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सप्लेन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 जो धर्म के लोग हैं इनको कह दिया, जिनकी संख्या कम है, इनको कह दिया गया ये अल्पसंख्यक हैं। और दूसरा शब्द क्या लिखा है? पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग क्या होता है आप जानते हैं? बैकवर्ड क्लास। हमारे देश में बहुत सारी कास्ट अब तो जबरदस्ती मान लीजिए, जो कि अच्छे खासे भी थे, खाते पीते भी, वो भी अपने आप को बैकवर्ड कहलवा के खुश हैं। ये अजीब विडंबना है इस देश की कि जब आदमी पंचायत में बैठता है तो वो अपनी जात पात को सबसे ऊपर मानना चाहता है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो हर कोई सोचता है कि हमारी जात पात को भी पिछड़ों में, एससीज में जगह मिल जाए। मतलब ये अजीब व गरीब है, मतलब डबल स्टैंडर्ड हुआ ना ये। तो जब आप पंचायत में हैं, आप 50 लोगों के बीच में हैं, तो आप सोचते हैं मेरी जात सबसे ऊपर की है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो आप लोग सोचते हैं कि काश हमारी जात पात को भी एससी में डाल दें। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। आदमी का स्टैंडर्ड कैसे कितनी तरह से बदल जाता है, अजीब बात है ये। तो ये गलत है। और पिछड़े वर्गों के लिए आपके संविधान ने काम बहुत कर रखा है। पिछड़ा वर्ग आयोग बना, इनके लिस्ट में कम मार्क्स पे नंबर कम आने पर भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस थे, स्कॉलरशिप्स मिल जाती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। अब तो ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत पीछे नहीं जाती, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में इतनी दुनिया आ गई, सब लोग ऐड हो के, आधे जनरल वाले भी तो बैकवर्ड में ही घुस गए। तो अब आप ये देखो कि अब कंपटीशन बराबरी सी का कर दिया, अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता कि भाई बहुत डिफरेंस हो। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, अभी मैंने आपको बताया 6 लोग, 6 कम्युनिटी, कौन कौन सी? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। 6 ना, तो धर्मी तो है ये सारे जो मैंने बोले। धार्मिक, इनकी भाषा अलग होती है, भाषाई और सांस्कृतिक हित। सांस्कृतिक भाई वो क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कैसी वो भाषा बोलते हैं, ये कल्चर होता है। हर किसी का कल्चर अलग है ना। हिंदू कल्चर अलग है, इस्लाम धर्म का कल्चर अलग है, मुस्लिम लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, उनके जो भाई वो जो सर पे कैप पहनते हैं, कोई हिंदू जो अपनी पगड़ी पहनता है, डिफरेंस है इसमें। तो ये सांस्कृतिक हित हैं। आप किसी के हितों को मारेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ उनकी संख्या कम है, आप जबरदस्ती की उनका पहनावा बदलें, खान पान बदलें, नहीं, ये गलत है। आपके संविधान ने उनकी रक्षा की है। तो सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अब देखो धर्म नहीं है, ये थे धर्म जिनकी बात थी, अब वो कह रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं। अनुसूचित जाति वो होते हैं जो गांव में ही रहते हैं, गांव के आउटस्कर्ट्स में, यानी बाहरी हिस्सों में, जिनको उस टाइम पे रहने के लिए एक तरह से कंपल्शन कर दिया, भाई जरूरी कर दिया कि जो गांव में नीची जाति समझी जाती थी या पिछड़ी जाति थी, उनको गांव के बाहर रहना है। और मैंने शायद आपको बताया उसका भी लॉजिक था। उस टाइम पर जो ये गांव बसाए जाते थे ना, इन गांव में जानबूझ के ऐसा किया जाता था
जैसे मान लीजिए ये है कोई गांव, ठीक है। इस गांव में ना जो बीच का हिस्सा होगा, जो सबसे ज्यादा बीच का हिस्सा होगा, इसमें सबसे ज्यादा सेफ लोग रहेंगे। यहाँ यहाँ वो जात पात के लोगों के घर होंगे गांव के बीच में हमेशा। आज भी देख लो आप, जो उस गांव के डोमिनेटिंग लोग हैं, मतलब कोई भी कास्ट हो सकती है वो, चाहे कोई भी हो। अब आप अपने अपने गांव से इसका अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि एक एक जात पात का नाम लेना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। गांव के बीच का जो हिस्सा होगा ना, वो हमेशा उस गांव में जिसने डोमिनेशन रखा या जिसने लीड किया, उन लोगों के घर हैं, उनके प्लॉट हैं। और गांव के बाहर की तरफ हमेशा आपको जो उन लोगों के घर मिलेंगे जो कंपैरेटिवली गरीब हैं, या उस टाइम पे गांव में जिनको नीची जाति माना जाता था। तो गांव के बाहरी हिस्से में हमेशा आपको कमजोर जाति के लोगों के घर मिलेंगे। ये बहुत सोच समझ के प्लान किए गए थे, ऐसा नहीं था कि ऐसे कैसे बसे, ऐसा इसीलिए किया गया, इसका लॉजिक था। अगर कभी आक्रमण हो, मान लीजिए कहीं आक्रमण होता है, इस तरफ मान लीजिए हम खेतों से भरा हुआ है, या मान लीजिए इस तरफ भी घर है, तो आउटस्कर्ट्स है, कमजोर जाति, आक्रमण होगा ना, तो सबसे पहले आक्रमण में ये फंसेंगे, ये सेफ रहेंगे, इनको भागने का, बचने का, अपना सामान बचाने का मौका मिल जाएगा। तो जब भी कभी पुराने टाइम में लूटपाट मचती थी तो बाहर के लोग ही तो मारे जाते थे। तो इसलिए जो नीची जाति के लोग थे उनको बाहर हमेशा गांव के बसने का ऑर्डर दिया जाता था, और जो उस गांव के लीडिंग पर्सनैलिटी और इस तरह के लोग थे वो हमेशा गाँव के बीच में रहते थे। बीच में हमेशा सेफ्टी फील होती थी। तो इसीलिए आज भी आपके गाँव में देख लीजिए, कहीं भी उठा के जो SCs होंगे ना, शेड्यूल कास्ट, इनके घर देखना हमेशा बाहर की तरफ मिलेंगे, मतलब गांव से कट ऑफ की तरफ होंगे, होंगे गांव में ही लेकिन कट ऑफ। इन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। ये हैं उसी गांव में, इनका खान पान ऑलमोस्ट वैसा है, इनका पहनावा, भाई कपड़े महंगे सस्ते हो सकते हैं लेकिन कपड़े वैसे ही होंगे। इनका कल्चर भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसे उस गांव के लीडिंग कास्ट का होता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो होते हैं जिसका ना खान पान मैच करेगा, ना पहनावा, ना भाषा, ना बोली, ना वैल्यूज। कारण वो जंगलों में रहते हैं, कहीं दूर अपने 10-15 परिवारों ने अपने गांव बसा लिए हैं, वहीं पे उनका पूर्ति होती है। वो उन्हीं 15-20 घरों में वो खाना अपना, बाहर मार्केट नहीं जाएंगे। उसी में जिसके पास गेहूं है उसने गेहूं दे के दूसरे को चावल ले लिया, किसी ने उसी के बदले बाजरा ले लिया। यानी जो पुराना कल्चर था ना, अपनी ये लगा लीजिए अपनी कम्युनिटी ही इंडिपेंडेंट थी, ऐसा ही है। वहीं कुछ घरों ने गाय भैंस पाल ली, बकरियां पाल ली, अपना पेट भर रहे हैं। वो ना शहरों से लेन देन करते, ना वो बाहर जाते, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। वो उतने में सेल्फ सफिशिएंट है, जितना है उतने में खुश है। वो शहरों के ना डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो इलाज नहीं कराते, बीमार हो गए तो देसी उपचार से ठीक हो जाएंगे वरना मर जाएंगे। ना उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते वो लोग, ना उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्योंकि अगलों को जाना ही नहीं है। वो अपनी सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, उन्हें आप कहते हैं ST। तो आपके देश ने STs का भी ध्यान रखा। और मैंने आपको बताया था जहां जहां जंगल काटे गए, बांध बनाए गए, सरकार ने कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, वहां के लोगों को विस्थापित करके फिर शहरों की तरफ लाया गया। फिर उनको स्कूलों में एडमिशंस मिले, फिर उनको कम मार्क्स पे अच्छी नौकरियां मिली। पूरे देश में ना टोटल जितना आपका देश है, जितनी आपकी आबादी है, आप 140 करोड़ अगर मानते हैं, 150 करोड़ मानते हैं, तो उसका 8.5% आपके देश में ST है, शेड्यूल ट्राइब। और लगभग 17% आपकी आबादी जो है ना, वो शेड्यूल कास्ट की है, जो गाँव में ही रहते हैं, उनके लिए भी है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST के नागरिकों को सरकारी सेवाओं, ये सब मैंने बता दिया। संसद में भी आरक्षण है, मैंने आपको सीटें भी बताई थी अगर आपको याद हो। 84 सीटें SC की और 47 सीटें बताया था ना ST की, 84 और 47, तो हर जगह आरक्षण है इनका। विधानसभाओं में जहां MLAs हैं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। तो आपके देश में एक बहुत अच्छी बात यह है कि गरीब को भूखा ना मर जाए उसके लिए ऑप्शन दिया गया। जात पात नीची है तो भूखी ना मरे उसके लिए ऑप्शन दिया गया। धर्म अगर आपका अल्पसंख्यक में है तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो अल्पसंख्यकों का आपने ध्यान रखा है आपके संविधान ने, और जातिगत जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देके उनका भी ध्यान रखा। ये सब चीजें अच्छाई के लिए की गई थी, लेकिन इसका यूज गलत तरीके से कर करके और लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया। आज SCs के वो बच्चे ज्यादा फायदे में रह जाते हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो शहरों में रहते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल शायद आपको टाइम टू टाइम कोई बताया भी हो, टीना डाबी का नाम आप सबने सुना होगा। 2015 की UPSC टॉपर थी। प्री में उसके जैसे वो टॉपर थी, यंग लड़की थी, 22 साल की, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लेना। UPSC में लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, दिल्ली जाके बैठे रहते हैं, इलाहाबाद में पढ़े रहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लेना बहुत बड़ी बात। तो उसका वैसे ही एक लड़का था, मुझे उसका नाम याद नहीं, शायद दिनेश मिश्रा कुछ ऐसा उसका नाम था, कुछ अवस्थिया मिश्रा, यानी वो जनरल कास्ट से था वो लड़का। वैसे ही उसके मन में आया कि भाई कितने मार्क्स आए टीना के प्री में, भाई
उसने पेपर दिया था उस लड़के ने भी, तो उसने सोचा देखता हूँ भाई मैं कितनी पीछे रह गया, उसका हुआ नहीं था और टीना टॉपर थी। तो उसने जैसे उसका मार्कशीट वगैरह निकलवाई, पता चला तो जैसे टॉपर्स की तो मार्कशीट सबको पता चलती ही है, तो उसने अपने से जब कंपेयर किया तो प्री में उस लड़की के मार्क्स ना उस लड़के से अच्छे कम थे, मतलब काफी कम थे। मेरे ख्याल उसके मार्क्स थे 235 या 135, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, और इस लड़की के थे उससे कम से कम 38-40 के आसपास नंबर कम, लेकिन वो फेल था प्री में ही और ये पास थी। कारण इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा रखा था। इनके पिताजी, इनके माँ ने समझदार थे, उस टाइम पे शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा दिया। आप ये देखो, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं है बनवाने में, लेकिन टीना डाबी के पिताजी जो थे ना वो बहुत बड़े अधिकारी हैं सरकार में। इनकी माताजी उस टाइम पर, टीना डाबी आज 26-27 साल की है, तुमसे और बड़ी मान लो है तुम्हारे हेरफेर की, अपनी माओ से कंपेयर करो, उसकी माँ उस टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज में एक पार्ट होता है सिविल सर्वेंट में ही, जिसको बोलते हैं IES, तो उस टाइम पे उसकी माँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में थी। यानी उसकी माँ जो टीना डाबी है उसकी माँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुई थी। तो आप सोचो कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी तेज दिमाग। उसने IES क्लियर किया था, अपनी माँ से उसको कंपेयर करो इंटेलिजेंस लेवल में। IES क्लियर करने वाली औरत और उसके पिताजी बड़े अधिकारी सेंट्रल सर्विस में, और उस लड़की का SC का सर्टिफिकेट के कारण वो लड़की प्री में आगे बढ़ गई। मेंस में खैर वो इंटेलिजेंट थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर, उसके बाद मेंस किया, इंटरव्यू किया, उसमें स्किल्स थे, कॉन्फिडेंट थी, स्मार्ट थी, इंटेलेक्चुअल थी, बोल्ड थी, ये सब चीजें हैं उसमें, नो डाउट, हम इस पे शक नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, आरक्षण का असली फायदा मिलना किसको चाहिए? जो गांव में पिछड़े बैठे हैं, जिनको अकल ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि वो पढ़ के रोटी कमा सकते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि उनका स्टैंडर्ड बदल सकता है, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। आरक्षण रिच क्लास जो खा जाती है ना, वो गलत है। जैसे SCs को सबको जरूरत नहीं है, SC जो गांव में है, गरीब हैं, जिनके पिताजी कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन बस गुजर बसर चलाते हैं, उनको चाहिए आरक्षण। आरक्षण टीना डाबी जैसे लोगों को नहीं चाहिए, जिनकी माँ उस टाइम में इंजीनियरिंग सर्विसेज को उन्होंने करके कुछ साल नौकरी छोड़ दी थी अपनी बेटी पे फोकस करने के लिए। तो फिर ये दिक्कत है। वैसे अच्छी बात है, जरूरत जिसको है उसको मिले, लेकिन जो गलत फायदा उठा रहे हैं ना देश में, वो ज्यादा लोग हैं। चलिए आगे देखें। एक राष्ट्रभाषा, तो संरक्षण हो गया ना हर जगह। एक राष्ट्रभाषा, आपके इस देश भारत में बहुत 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 सारी बोलियां बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपके संविधान ने किसी भी भाषा को, ध्यान से सुनना, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है आपके देश के लगभग लोग वही भाषा बोलते हो। तो आपके देश में तो हिंदी बोलने वाले ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं है। आपके केरला में आप जाएंगे, तमिलनाडु में तो कोई समझता भी नहीं है हिंदी। अगर आप वहाँ हिंदी में बात करेंगे ना तो वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे घूमने, आप हिंदी बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। आप टूटी फूटी कैसी अंग्रेजी बोल दो, वो समझ लेंगे, लेकिन हिंदी आप कितनी शुद्ध बोलो, कैसी बोलो, उनकी समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी को आप राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे दे सकते हैं? इसीलिए ये भारत में बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पे जब ये बहस छिड़ी कि राष्ट्रभाषा क्या होगी, तो नॉर्थ के जो लोग थे ना, यूपी के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, इन सब लोगों ने कहा कि भाई हिंदी बनाओ राष्ट्रभाषा, हिंदी ही होनी चाहिए। तो फिर जैसे एक डिस्कशन था तो लगभग लोग बोले हाँ ठीक है हिंदी बनाओ, क्योंकि मेजोरिटी हिंदुओं की थी। भाई आपके देश में 82% तो आज भी हिंदू हैं। जब आपका देश आजाद हुआ था ना तब 88% हिंदू थे। तो सबने कहा बनाओ बनाओ, लेकिन वो 12% तो नहीं चाहते थे ना। और बहुत सारे हिंदू जो कि नहीं जानते थे हिंदी, वो भी नहीं चाहते थे, साउथ के लोग। तो ये विषय बना, एक मुद्दा बना कि राष्ट्रभाषा क्या रखें। बड़ी बहस छिड़ी। तो उस बहस में उत्तर भारत के जैसे सांसद, उस टाइम पे तो ये लगा लीजिए संविधान सभा में बहस होती थी, इन सब ने कहा कि क्यों बनाए हिंदी को। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया तो इन सब ने कहा क्योंकि हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में तो नहीं बोलते, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं बोलते। सिर्फ आप कुछ राज्य हैं जहां की आबादी ज्यादा है, आप कुछ राज्यों की भाषा को देश की भाषा कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। भाई यूपी में तो लोग कितने रहते हैं, हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर संख्या की आप बात करते हैं तो हमने मान लिया, चलो हम आपकी बात मान लें, संख्या के कारण बना दे। फिर एक क्वेश्चन पूछा एक समझदार आदमी ने कि आपने नेशनल एनिमल किसको बनाना है? तो कहा नेशनल एनिमल तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। उस टाइम शेर बना था। आज आपका नेशनल एनिमल टाइगर है ना, तब शेर बना था। 66 के बाद टाइगर की तरफ काम हुआ कि टाइगर को बनाए, शेर को हटा दें, और 71 में जाके फिर आपका टाइगर नेशनल एनिमल बना। तो कहा कि ताकत का प्रतीक है शेर, जंगल का राजा है शेर, तो नेशनल एनिमल ऑब्वियसली शेर ही बनेगा।
तो कहा ठीक है। फिर पूछा नेशनल बर्ड कौन सा बनाएंगे आप, तो कहा नेशनल बर्ड बनाएंगे सुंदर से पक्षी को, तो पक्षियों में सबसे सुंदर तो मोर है, तो मोर को नेशनल बर्ड बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब साउथ इंडिया के एक आदमी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप हिंदी को ये राष्ट्रभाषा क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो कहा पक्षी भी वही बनाएंगे जो ज्यादा देखे जाते हैं। तो देश में मोर तो हर जगह तो नहीं है, बहुत बच्चों ने तो मोर देखा ही नहीं है, बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है, ये तो गाँव गाँव में कहीं कहीं पर है, हर गाँव में भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, कौवे को नेशनल बर्ड बनाते हैं। सबने कहा यार पागल हो क्या, कौवा कैसे बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा, अगर संख्या पे, लोगों की संख्या पे भाषा बन सकती है तो पक्षियों की संख्या पे पक्षी बन सकता है, तो कौवे को नेशनल बर्ड बनाते हैं। आपने एनिमल किसके लिए कहा, शेर के लिए। शेर तो आपके पूरे देश में गिने चुने हैं और सिर्फ एक स्टेट में है, गिर गुजरात में ही तो है एशियाटिक लायन, एशियाई शेर, और तो कहीं है नहीं। कहीं आपको ये थोड़ी राजस्थान में आपको दिख रहा है शेर, ऐसे नहीं दिखेगा, सिर्फ गिर गुजरात में आपको शेर दिखेगा, बाकी आप कहीं चले जाइए। टाइगर्स तो आपके बहुत ज्यादा थे लेकिन शेर नहीं था। तो कहा शेर लेकिन ताकतवर है इसलिए बना रहे हैं, तो वो दिखता तो नहीं है, आप तो संख्या के ऊपर जाते हैं, तो इसलिए संख्या की बात करते हैं। कुत्ता हर गली में मिल जाता है, गली गली में कुत्ते हैं, तो कुत्तों को नेशनल एनिमल बना देते हैं। तो फिर लोगों ने कहा यार ये तो क्या बात हुई है, पूरी दुनिया हंसेगी नहीं क्या कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज डॉग। तो बेइज्जती की बात है ना भाई, कुत्ते को तो लोग गाली की तरह यूज करते हैं, शेर को लोग ताकत की तरह यूज करते हैं। तो फिर इस दो दलील के बाद सबको फील हुआ कि जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो, गलत है, क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो फिर कुत्ता और कौवा हमारे नेशनल एनिमल और बर्ड बनेंगे। फिर सबने बैठ के एनालाइज किया और फाइनली कहा कि ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हम शेर को ताकत के कारण बना रहे हैं और मोर को सुंदरता के कारण, तो हम लोगों की भाषा को संख्या के आधार पे क्यों बनाएं। फिर कहा एक काम करते हैं, इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज बनाते ही नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेंगे, राजभाषा बना लेंगे, राजकाज की भाषा बना लेंगे, राष्ट्रभाषा हम कोई नहीं बनाएंगे। इसलिए आपके देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है, बाकी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक है। राष्ट्रभाषा होती है पूरे देश की एक भाषा, राजभाषा होती है जिसमें काम किया जाता है, सरकार के ऑर्डर्स निकलते हैं, वो आपके यहाँ इंग्लिश में निकलते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपने कहा था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी 15 साल के लिए। 1950 में आपने संविधान लिख के लागू किया था ना, 50 से आपने कहा था आपके पूर्वजों ने कि 15 साल बाद 65 में हम इंग्लिश को हटा देंगे और हिंदी को इतनी सबल बना लेंगे कि 1965 में भारत की राजभाषा हिंदी बनेगी। लेकिन वो 65 से बढ़ते 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 2021 तो आधा चला गया, अब तक तो अंग्रेजी हटी नहीं, अंग्रेजी की जड़ें और मजबूत हुई हैं। और आज आप सब जानते हैं, आपके जो सरकारी नौकरी के पेपर भी आते हैं ना, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो पहले इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा होगा आपने, लिखा होता है कि अगर कोई भी त्रुटि पाई गई, कोई भी गलती पाई गई तो इंग्लिश का क्वेश्चन मान्य होगा। यानी आपको अपने क्वेश्चंस पे भी विश्वास नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सरकारी नौकरी लगने के लिए दिए जाते हैं, पेपर में लिखी होती है इंस्ट्रक्शन, कभी पढ़ी हो तो, कि अगर क्वेश्चन में डिस्प्यूट हुआ तो इंग्लिश वाले को मान्यता मिलेगी। तो आप ये देख लीजिए कि आज तक हिंदी अपनी जगह बना नहीं पाई। हम कह देते हैं भाई भारत के माथे की बिंदी हिंदी है, हमें बहुत याद आता है 1 सितंबर से 14 सितंबर लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे सच में पता नहीं कितनी इज्जत हिंदी की करते हैं। हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दुनिया भर की चीजें मनाते हैं, लेकिन फाइनली हम देखें तो आपके देश की राजभाषा तक भी हिंदी नहीं बन पाई। कहने की है बस, लिखित में, असलियत में काम आज भी अंग्रेजी में होता है। चाहे वो कोर्ट्स में देख लीजिए, आप लाइब्रेरी में किताबों की संख्या देख लीजिए, अंग्रेजी की जितनी किताबें हैं ना उतनी हिंदी की नहीं है। अंग्रेजी की किताबें इजिली अवेलेबल हैं, दुनिया में ज्यादातर जो चीजें हैं वो अंग्रेजी में लिखी गई हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एक राष्ट्रभाषा जो है नहीं, राजभाषा है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन हुई आज तक भी नहीं है। होगी में होगी ही रह गया, बस हो नहीं पाई, आज तक अंग्रेजी बैठी है। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को स्टैंडर्ड लैंग्वेज घोषित किया है, और ये 22 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब अनुसूचियां पढ़ाऊंगी ना, तो 22 भाषाएं जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, बहुत आसानी से याद होती हैं, 22 की 22। इनमें असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, बहुत सारी हैं। एक एक करके अल्फाबेट जब लिखवाऊंगी, मैंने पीछे ट्यूशन जब हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास को, एक दिन पढ़ाया था और बच्चों ने बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा था। ये 22 की 22 उनको जबानी याद थी। NCERT में या तो 9वीं या तो 10वीं, 9th में है शायद, 9th क्लास में एक पेज पे पूरी भाषाएं लिखी हैं। NCERT की किताब अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं, पूरी 22 भाषाएं लिखी हैं। तो वो 22 मैंने उन बच्चों को कहा था कि तुम याद कर लो, किसी से क्लास में पूछोगे ना, हो सकता है टीचर्स भी ना ध्यान दें। तो ये जैसे दूसरों से आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है, जो कोई भी नहीं पढ़ रहा होता और आपकी किताब में दिया है वो आप याद कर लीजिए, आप अपने आप ही ना आगे हो गए लोगों से।
तो 22 भाषाएं आपकी मान्यता प्राप्त हैं। इसमें हिंदी है, बिल्कुल है जी, हिंदी 22 में शामिल है, अंग्रेजी नहीं है इन 22 में। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख है। संकट काल में आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 3 आर्टिकल हैं आपके इमरजेंसी के संकट काल के, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 आपके देश में प्रॉब्लम होती है ना, कोई आपके ऊपर अटैक कर दे, कोई आपकी किसी से लड़ाई हो जाए बड़े स्तर पे, तो लगता है 352। एसी नहीं चल रहा जी, अच्छा लाइट नहीं है। 356 जो चलता है, बनता है, लगता है, वो लगता है तब जब किसी राज्य में संवैधानिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, सरकार काम नहीं कर रही है या राज्य का जो तरीका है, सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी है, तब राज्य में लगेगा 356। और 360 आपके देश में कहलाता है अगर कभी संकट आया पैसों का, तब लगेगा। विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया रही, हमारे देश में आज तक आर्टिकल 360 कभी यूज नहीं हुआ। कंडीशंस तो बनी थी पिछले साल, और पिछले साल मुझे ध्यान है ये हेडलाइन भी बना था कि देश में वित्तीय संकट है, क्या आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जा सकता है, तो बड़े बड़े लोग अपनी राय देते थे। और एक बार मुझे ध्यान है, ये मेरा और सर का डिस्कशन भी हुआ था कई बार, कि हो सकता है 360 लगा दें वित्तीय संकट देश में, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था ना। इस बार तो फिर भी आप ये मानिए कि कुछ कुछ खुला हुआ है, पूरा ऐसा लॉकडाउन नहीं है जैसा पिछली बार था। इस बार तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ठीक है, दुकान वाले बैठे हैं, बाकी सब कुछ बंद है, लेकिन जैसे रेहड़ियां आपको घूमती दिख जाएंगी, कहीं ना कहीं दिख रही है ना, फल थोड़े बहुत हैं, सब्जियां हैं, या इक्की दुक्की जो ये जनरल स्टोर टाइप की कभी कभी कुछ घंटे के लिए खुल रही हैं। दवाइयां, एक टाइम ऐसा भी तो था पिछली बार लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खुला था, तो इसलिए इस बार फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है कामकाज। अभी सड़कों पे लोग दिख जाते हैं, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो बिल्कुल जीरो हो गई थी इकोनॉमी, इस बार थोड़ा बहुत रनिंग कंडीशन में चल रही है नुकसान में, ऐसा नहीं कि बिजनेस चल रहे हैं। दुकानों में कोई प्रॉफिट तो छोड़ो, बिक्री नहीं हो रही। अब सोचिए जो शोरूम से जिनके किराए लाख रुपए के थे, एक भी सामान नहीं बिका, तो वो कहां से टैक्स भरेंगे, वो कहां से किराए भरेंगे, तो वो टैक्स नहीं भरेंगे, उनकी आमदनी नहीं हुई तो सरकार का नुकसान, उनके अपने घर में पैसा नहीं गया, जिससे वो किराए पे बैठे थे, जो किराएदार जो मकान मालिक था उसको किराया नहीं मिला, तो सारा सिस्टम पीछे जाएगा। एक आदमी नहीं, पूरे देश का नुकसान होगा। पेंडेमिक अकेली पेंडेमिक नहीं है, ये इकोनॉमिक बहुत बड़ा क्राइसिस लाएगी आपके देश में, जो 3-4 साल तक दिखेगा। समझदार लोग जानते हैं कि वो दिखेगा धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं दिखेगा। लोगों का इंटरेस्ट घट जाएगा चीजों में से, जो ये पैसा पानी की तरह चलता था ना, इकोनॉमी में फ्लो करता था, जिस कारण से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। आप कह रहे थे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, लेकिन अब वो घरों में लोग सिकोड़ के रख लेंगे हाथ को, और जब लोग हाथ को सिकोड़ने लगते हैं ना, तब इकोनॉमी नुकसान में जाती है, क्योंकि खर्च नहीं करेंगे तो चीजें खरीदेंगे नहीं, चीजें नहीं खरीदेंगे तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां के वर्कर्स निकाले जाएंगे, वो बेरोजगार होंगे, फिर चीजें और कम बनेंगी, गरीबी का दुष्चक्र चल पड़ता है। चलिए, तो ये 3 तरीके का है। एक आर्टिकल 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल, कोई प्रॉब्लम आने पे, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। मैं एक एक शब्द समझाऊंगी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राज्य में आपातकाल लगता है 356 राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में कोई प्रॉब्लम होती है। और वित्तीय संकट पर 360, आज तक 360 कभी नहीं लगा, 356 बहुत बार लग चुका, मतलब आप लगा लीजिए लगभग 150 बार के आसपास लग चुका, और ये आज तक 3 बार लगा है। आगे इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे कभी, ठीक है। अच्छा, बस 2 ही हैं, ठीक है, तो मैं उनको पढ़ा ही देती हूँ फिर। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आ गया संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है। जब संकट काल कोई आ जाए, आपातकाल, तो उस टाइम पे क्या होगा देखना, हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। हो सकता है आपके पूरे देश के डिसीजंस आपका पीएम लेने लगे, तो एकात्मक बन जाएगा। देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तन होना, यानी पहले डिसीजंस सब राज्य अपने अपने लेते थे ना, लेकिन अगर प्रॉब्लम आई तो पूरे डिसीजंस पीएम लेगा अकेला, तो हम कहेंगे संघात्मक व्यवस्था एकात्मक बन गई, ठीक है। में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है, तो ये अच्छी बात है, जरूरत पड़ने पे हम एक हो जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये मैंने आपको कई बार बताया, आपके देश में वोट डालने का राइट। 1951 के इलेक्शन स्टार्ट हुए थे सितंबर अक्टूबर में, और वो चले थे 1952 के मार्च तक। उसके बाद पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ। आपके देश में इलेक्शन में हिस्सा लेने की उम्र, जो वोट डालने जाते हैं, 18 साल, पहले ये 21 साल थी। 1989 में आपके संविधान की उस किताब
किताब में, जिसको आप भारत का संविधान कहते हैं, अमेंडमेंट किया गया और कहा गया अब के बाद 21 की बजाय 18 साल हमारी अडल्ट वाली एज मानी जाएगी। ठीक है, तो वही है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हर एक को मिलेगा, जात पात धर्म कोई नहीं पूछने वाला, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको, के सिद्धांत को अपनाया गया। प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार है। यहाँ सब बराबर हैं, SC ST OBC, जनरल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब बराबर है। अच्छी बात है। संविधान के प्रारंभ के समय 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त था। 61वां, बहुत इंपॉर्टेंट, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 89 में जाके ये कानून बना था। अधिनियम जैसे एक प्रोसेस होता है ना, पूरा कानून एक दिन में नहीं बनता। 89 में आपको हक मिला था। अधिनियम 88 के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी कैसी है देखें जरा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना। तो ये आपका एंड हो गया। आज ये हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हम कम से कम 10-12 क्लासेस इसके ऊपर ले चुके हैं। अब ये टॉपिक ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आए, घुमा फिरा के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको समझ में आ जाए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं पेपर में और फैक्चुअल भी, दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ बिल्कुल, फेडरल जो हमारा है ना, फेडरल सिस्टम, वो कनाडा से लिया गया। कोई पूछ रहा है फेडरल, फेडरल मतलब संघात्मक, वो कनाडा से लिया है। ये सब मैं कराऊंगी, किस देश से क्या लिया ना, ये एक टॉपिक है। जैसे न्यायपालिका कहाँ से ली, उपराष्ट्रपति किससे लिया, महारानी का, ये अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद किससे लिया, सब पढ़ाऊंगी। एक टॉपिक है ये पूरा। चैप्टर का टेस्ट अब हम कल ले लेंगे। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट पॉइंट था ये। अब इसका टेस्ट कल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी। जो ये पूछ रहे हैं ना, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, हाँ, DSSB की वैकेंसी आ गई है, DSSB की टीचर्स की वैकेंसी आई है। लोगों ने CTET, HTET, ये टीचिंग, अगर दिल्ली में है तो CTET होना चाहिए। टीचिंग से जुड़ा जिन्होंने कोई कोर्स कर रखा है या जिनका CTET भी पास है, उसके बाद वो लोग एलिजिबल है। NTT की भी आई है, TGT भी है, PGT भी है, PRT भी है। एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं। नौकरियां आ गई हैं। नौकरियां आना एक अपने आप में गनीमत होती है, क्योंकि सरकारें आधी बार तो नौकरी नहीं निकालती। तो अच्छी तैयारी करो ताकि तुम लोगों का सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, चलिए अब कल हम इसका टेस्ट डलवा देंगे। कल मैं टेस्ट बोल दूंगी इनको डालने को, और फिर उसमें आप टेस्ट में देखोगे कि आपने कितना सीखा है। आज इसको तैयार कर लेना, कल टेस्ट होगा इसका। चलिए, थैंक यू।